आज का विषय कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस है, संवैधानिक परंपराएं। कन्वेंशंस के बारे में हम ये जानेंगे कि कन्वेंशंस होती क्या हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या कन्वेंशंस कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स की जा सकती हैं। इसी तरह चलते हुए हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जिसमें कि लीगल नॉर्म्स होती हैं और नॉन लीगल नॉर्म्स होती हैं। नॉन लीगल नॉर्म्स को मैं यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस की संज्ञा देता हूं, मैं उन्हें कॉल कर रहा हूं। नॉन लीगल नॉर्म्स वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं की जाती हैं। और दूसरी बात यह है कि नॉन लीगल नॉर्म्स वो विद द टाइम उनका जन्म होता है, दे अराइज इन कोर्स ऑफ द टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलोड ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार एक ही रूल्स को, एक ही प्रथा को, एक ही परंपरा को अगर फॉलो किया जाता है तो वो कन्वेंशन बन जाती है। नाउ सी, constitutional conventions are not sanctioned by the constitution। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कन्वेंशंस हैं, ये जो नॉन लीगल रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही पाए जाते हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन नहीं करता है। तो सवाल इस बात का आता है कि वो एग्जिस्ट कैसे करते रहते, इस बात को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बात को डिस्कशन करने से पहले लेट अस नो कन्वेंशंस होती क्या हैं। सबसे पहले हम कीटन के वर्ड्स में चलते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द अनरिटन प्रिंसिपल्स। वो सिद्धांत हैं जो कि अनरिटन है, which though they could never be enforced as law in courts are nonetheless rules, since in the fact players of the constitutional game to observe them। ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि वो एक अनरिटन प्रिंसिपल्स हैं, अलिखित सिद्धांत हैं और उनको कोर्ट ऑफ लॉ इन्फोर्स नहीं करता है, लेकिन वो रूल्स की तरह से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल की तरह से ही काम करते हैं। नाउ अब सबसे बड़ी बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन उनको सैंक्शन नहीं कर रहा है, उनको इन्फोर्स और उनको जगह दे रहा है, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ऐसी कंडीशन में उनके पीछे सैंक्शन क्या हो सकते हैं? उनके पीछे सैंक्शंस मोस्टली पॉलिटिकल और पब्लिक ओपिनियंस होते हैं। नाउ आगे चल करके हम और बात करते हैं और देखते हैं कि कन्वेंशंस ग्रो फ्रॉम लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सेप्टेड प्रैक्टिस और बाय एग्रीमेंट इन एरियाज वेयर द लॉ इज साइलेंट। सच ए कन्वेंशन वुड नॉट ब्रीच द लॉ बट फिल द गैप। एसपी आनंद के केस में चीफ जस्टिस अहमदी साहब ने यह बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक गैप मिलता है, जहां पर कोई रूल नहीं होता, उस रूल की जगह को लेने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस आती हैं और उस गैप को फिलअप करती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस ये नहीं है कि किसी दूसरे रूल को वो ब्रीच करती हों, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को ब्रीच नहीं करती हैं, बल्कि वो फिलअप करती हैं। नाउ लेट अस मूव फर्दर and try to know, after knowing what is the conventions, let us know their place in our constitution so that we can identify them, because they have their place in constitution। इसलिए हम ये बात देखेंगे कि constitution में उनके कहां पर हैं, ताकि हम ये कह सकते कि यस वो constitution में हैं तो वो constitutional convention है। Now लेट अस सी फर्स्ट, जब प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। आप जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति जी करते हैं। द प्रोविजन अपॉइंटमेंट का दिया गया है वो अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 है। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड द अदर प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड मीन्स राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपॉइंट करेंगे। इस अपॉइंटमेंट करने की 3 जगह होती हैं। नंबर 1, जब कोई फ्रेश इलेक्शन लोकसभा का होता है तब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने की बारी आती है, या प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है, या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है। ये 3 सिचुएशंस हैं। उनमें प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना पड़ता है। और आप ये देख सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है तो उसके पास में कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं होती है। जबकि अगर मैं आर्टिकल 74 का हवाला देता हूं तो उससे ये बात निकल करके आती है कि प्रेसिडेंट अपने सारे के सारे जो काम करेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर करेगा। लेकिन ये सिचुएशंस 3 ऐसी हैं जिसमें कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है और वहां पर उसके लिए कोई एडवाइस नहीं होती। यहां पर आपने देखा कि प्रेसिडेंट की जो पावर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने की वो एक अनफेटर्ड डिस्क्रिशन दिखाई देती हैं। लेकिन आर्टिकल 75 क्लॉज 3 को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें एक आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। ये रिस्ट्रिक्ट करता है प्रेसिडेंट की अनफेटर्ड डिस्क्रिशन को, और वो प्रेसिडेंट को ये इंडिकेट करता है कि प्रेसिडेंट आप किसी ऐसे लीडर को अपॉइंट करें जिसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में वो कलेक्टिवली हाउस को अपनी अकाउंटेबिलिटी दे सके। यहां पर हम जेनिंग्स की कुछ वर्ड्स को देखते हैं और उनको कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं और देखते हैं कि क्या प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, और यदि नहीं बना सकते तो क्या क्या परंपराएं वो काम करती हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपसे बताया कि 3 सिचुएशंस हैं जिनमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में एक पार्टी अपनी मेजॉरिटी में आई और पार्टी ने आकर के कहा कि प्रेसिडेंट साहब हमारा तो ये लीडर हैं, आप इनको अपॉइंट कर दीजिए। क्या प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करके डिनाई कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस ये कहती है, कन्वेंशन कहती है कि इन सच ए सिचुएशन प्रेसिडेंट कैन नॉट डिनाई डू सो। अब दूसरी बात आती है कि एक और भी हम कंपैरेटिव रूप में देखेंगे कि ब्रिटेन में एक वेल एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर शुड बिलोंग टू द हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या ऐसी कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है? क्या कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है वो ये कहती है कि नहीं किसी राज्यसभा का या लोकसभा किसी का भी मेंबर हो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है? टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट इफेक्टिवली द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट अफोर्ड टू बी आउट ऑफ टच विद द हाउस ऑफ कॉमन्स। रीजन जो दिया गया है हाउस ऑफ कॉमन्स का, यह दिया गया है कि क्योंकि उसको अपना कॉन्फिडेंस देना होगा, इसलिए हाउस ऑफ कॉमन का ही पर्सन मेंबर प्राइम मिनिस्टर चुना जा सकता है। नाउ लेट अस मूव टू इंडियन सिस्टम। वहां पर हम देखते हैं कि क्या कोई राज्यसभा का मेंबर प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं, जबकि ब्रिटेन में ऐसा सिस्टम नहीं है, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स का ही होना चाहिए। इंडिया में यह बात देखी गई इन 1966 इंदिरा गांधी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा वॉज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर। शी वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन यह माना कि कुछ ही दिनों में उन्होंने लोकसभा की मेंबरशिप हासिल कर ली थी। यह बात एक अलग है, लेकिन जिस समय पर उनको प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था वो राज्यसभा की मेंबर थी। जबकि इस बात पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है और यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन
काम करती हैं। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन को देखने के लिए हम ये देख सकते हैं कि एज पर आर्टिकल 88 यू सी ए मिनिस्टर हु इज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज ए राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा। लेकिन यह सिचुएशन ब्रिटेन में नहीं मिलती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 88 के मुताबिक राज्यसभा का मेंबर लोकसभा में जाकर के उसकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यह कहा जा सकता है, इसका मतलब हुआ कि राज्यसभा का मेंबर वो लोकसभा के मेंबर्स के साथ अनटच नहीं है। दिस प्रोविजन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रिटेन। यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई। When a party has a clear majority in the Lok Sabha, the President's power in such a case is merely formality। ये बात मैं अभी आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। अब एक बात और आती है कि मान लीजिए कोई भी पार्टी मेजॉरिटी लेकर के नहीं आई, लेकिन कॉलिशन के थ्रू उन्होंने मेजॉरिटी का दावा करते हैं और वो कहते हैं कि हमारा नेता, ये हमारा लीडर है। इन सच ए सिचुएशन व्हाट विल हैपन? इन सच ए सिचुएशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं वो प्रेसिडेंट को गाइड करती हैं, उनकी अनफेटर्ड डिस्क्रिशन को कंट्रोल करती हैं। इंडिया में 1977 जनता पार्टी के जमाने में ऐसा देखने को मिला। अब अगली बात चलते हैं, क्योंकि वी आर जस्ट डिस्कवरिंग द प्लेसेस ऑफ द कन्वेंशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात देखते हैं कि क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का प्रोविजन कोई ऑफिस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है? नहीं। अगर नहीं दी गई है तो क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडिया में हुए उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस के बेसिस पर हुए? अब यहां पर आपको देखने को बात मिलेगी कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस का प्रोविजन है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के प्रोविजन पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, तो यहां पर एक गैप पैदा हुआ। और जब गैप पैदा हुआ तो उसको भरने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन आई और उस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के मुताबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में अपॉइंट किया जा सकता है, जबकि देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ऑफिस ऑफ डीपीएम, नो सेपरेट ओथ प्रेस्क्राइब्ड फॉर डीपीएम। इनके लिए कोई सेपरेट प्रोविजन भी नहीं है और कोई भी वर्ड्स ओथ के लिए नहीं दिए गए हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वॉज अपॉइंटेड इन इंडिया। सी इन के.एम. शर्मा केस इन 1990 सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन conventions are needed because conventions are what? Conventions are unwritten rules. उन्होंने कहा because the framers of the constitution cannot foresee all future contingencies. Conventions therefore are needed in natural growth to fill up the gaps in the constitution itself. इसका मतलब सीधा निकला with the time जहां पर कि अनरिटन रूल किसी नई सिचुएशन को कोई प्रैक्टिस जो टाइम टू टाइम फॉलो की जा रही है और एक लंबे समय से फॉलो की जा रही है, उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन का रूल रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ऐसी कंडीशन में वहां पर वो अनरिटन रूल के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के रूप में आकर के और उसको संवैधानिक परंपरा का दर्जा मिल जाता है। एक दूसरी बात और बताएं, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है ओथ का डीपीएम के लिए, तो डीपीएम एक मिनिस्टर की ओथ लेगा और वो डीपीएम के ऑफिस में काम करेगा। नाउ अब आगे चलते हैं तीसरी जगह जहां पर हम ट्राई करते हैं कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की कन्वेंशन है और वो काम कैसे करती है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के केस में लेट अस सी एंड लेट अस फाइंड आउट द प्लेस ऑफ द कन्वेंशन।
आर्टिकल 155 को अगर आप देखते हैं तो वो कहता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। बिल्कुल बात ठीक है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि गवर्नर जब अपॉइंट करके स्टेट में भेज दिया जाता है तो वहां पर वो ड्यूल कैपेसिटी में अपना परफॉर्मेंस करते हैं। एक तो उनका ये होता है कि उस राज्य के वो हेड होते हैं, और दूसरी बात ये होती है कि वो सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और उनका वर्क्स क्या होता है, उनका फंक्शन क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है कि वो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह से काम करते हैं एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर। इन बिटवीन वो होते हैं। कहा जाता है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंटर के, वो एक एजेंट हैं सेंटर के, और सेंटर और स्टेट के बीच में जो कम्युनिकेशन है, उन कम्युनिकेशंस का जो काम है उसको गवर्नर संभालते हैं। In this context, with a view to ensuring the smooth functioning of the constitutional machinery in the state, it is desirable to consult the state chief of the chief minister while appointing the governor, and a convention has thus grown accordingly. आप देख सकते हैं कि in original draft of the constitution there was no provision for consultation with the chief minister of the state, to which the governor has to be appointed. उसके लिए नहीं था। लेकिन विद द टाइम ये देखा गया कि स्मूथ फंक्शनिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है स्टेट में किए जाने के लिए ये जरूरी है कि हम स्टेट के चीफ मिनिस्टर से सेंटर पहले पूछे कि भाई हम इनको गवर्नर अपॉइंट करने जा रहे हैं आपके स्टेट के लिए। और ये कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। ओनली चीफ मिनिस्टर हैज टू बी कंसल्टेड बाय द सेंटर कि हम सच एंड सच पर्सन को आपके स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करने जा रहे हैं। अब सवाल ये आता है, आप समझ सकते हैं कि कुछ स्टेट ऐसे हैं कि जिनमें जो पॉलिटिकल पार्टी जो सेंटर में है वो स्टेट में है, उसके केस में तो ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन उन केस में इशू आ जाता है कि जहां पर स्टेट में अपोजिट पार्टी की सरकार है, तो उस केस में चीफ मिनिस्टर का कहना यह है कि नहीं, खाली कंसल्टेशन नहीं, हमारे साथ में कनकरेंस होनी चाहिए। लेकिन कनकरेंस जैसी कन्वेंशन अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई है, लेकिन कंसल्टेशन की कन्वेंशन एस्टैब्लिश हो चुकी है। और ये कन्वेंशन एक तरह से सिंपली फॉर्मल कन्वेंशन है। तो आपने देखा कि विद द टाइम कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर फॉर अपॉइंटिंग ए गवर्नर टू ए स्टेट, वो एक कन्वेंशन बन चुकी है। अब बहुत जल्दी से हम आगे आते हैं और देखते हैं, कैबिनेट की तरफ चलते हैं। अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ढूंढेंगे तो वहां पर कहीं आपको वर्ड कैबिनेट नहीं मिलेगा, लेकिन जब कभी भी आप अपनी बातें कर रहे होंगे तो वहां पर आपको एक शब्द सुनने को मिलेगा कि साहब सच एंड सच पर्सन इज ए कैबिनेट मिनिस्टर। बोले कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो तो, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर की बात होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हवाला कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर की कैबिनेट वर्ड दिया ही नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट साहब कोई भी अपने फंक्शन को, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है या जुडिशियल फंक्शन है, उनमें से किसी फंक्शन को जब वो डिस्चार्ज करते हैं तो उसके लिए उनको मिनिस्ट्रियल एडवाइस की जरूरत पड़ती है। तो क्या वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो उनको एडवाइस देते हैं, या वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उनको एडवाइस देते हैं? और ये एडवाइस का प्रोविजन आर्टिकल 74 में दिया गया है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच रेंडर्स द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। क्या देन कैबिनेट कहां पर आया? कैबिनेट कौन है? कैबिनेट का कोई हवाला नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू, कैबिनेट पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, प्रोविजन नहीं है, लेकिन कन्वेंशन के बेस पर है।
द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्लोजली रिजेंबलेंस द ब्रिटिश मॉडल। अब हम इसको एलेबोरेट करने के लिए चलते हैं, तो चलने से पहले एक स्टेटमेंट लेकर के आते हैं कि हमारा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मॉडल है वो ब्रिटिश मॉडल से मैच करता है। प्रोविजंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, टेन्योर एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को आप उठा करके देखते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनाई जाएगी, उनका टेन्योर कैसा रहेगा और वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रहेंगे, ये सारे रिटन प्रोविजंस हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कैबिनेट की, कैबिनेट मिनिस्टर की, तो वहां पर कोई रिटन प्रोविजन नहीं दिया गया है, वो एक कन्वेंशन है। कैबिनेट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी for the acts of his subordinate is a convention, not written anywhere in the constitution. So see please, cabinet is the nucleus. Then the question comes कि आखिर cabinet है क्या है? Cabinet is the nucleus of the council of ministers, an effective policy making organ of the the government. आपने देखा कि इसका महत्व कितना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन नहीं है। कैबिनेट रियली इज द ड्राइविंग एंड स्टीयरिंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है, आर.के. जैन इन 1993 में। इतनी महत्वपूर्ण, इतना सिग्निफिकेंट ऑर्गन होने के बावजूद वो कन्वेंशन पर बेस्ड कर रहा है, किसी रूल पर नहीं कर रहा है। In Britain too, cabinet is based on no legal sanction and has no legal status. It is an organ of government which rests on understanding and conventions. यहां पर similar position आपको देखने को मिल रही है। Cabinet is a conventional and extra constitutional body because nowhere in constitution it is given about the cabinet, तो ये एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, असंवैधानिक अंग है, ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। बट है कितना स्ट्रांग, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो आपने देखा, मैंने आपको कई ऐसे प्लेसेस बताए, उनकी मदद से आप और भी कोशिश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कन्वेंशंस जानने की। ये आपको एक जरूर दी बेस देगा, एक लॉजिक देगा आगे चलने के लिए। नाउ अगर अब हम आगे एक एस्पेक्ट पर और भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा था कि इनकी कोई इन्फोर्सेबिलिटी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं होती है। मैं अब भी वही बात कह रहा हूं, और मैंने ये बात कहा था कि इनकी पॉलिटिकल ओपिनियन होती है और पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से इनकी इन्फोर्सेबिलिटी होती है कन्वेंशंस की। और एक पॉइंट ये भी कह दिया था कि ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जहां पर कोई रूल नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं और वर्किंग में भी देखा जाता है। लेकिन अब मैं आपको थोड़े से और डिस्कशन की ओर चलता हूं कि इस पर जो कोर्ट किस तरह से इनको लेता है और देखता है। सी, इट इज रिगार्डेड जनरली दैट कन्वेंशंस में नॉट लीड टू एनी कोर्ट केस। बिल्कुल बात है, कन्वेंशन को अगर वायलेट कर दिया तो वो कोई भी कोर्ट के केस को लीड नहीं करता है, एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, हमने पहले बता दिया। लेकिन अगर आप इन केसेस को देखेंगे, आगे पढ़ेंगे और कन्वेंशन के माध्यम से, उनकी फोर्स के माध्यम से और लाइट में पढ़ेंगे, केस हैं रामजवाया, यूएनआर राव, शमशेर सिंह। मैंने ये लीडिंग केस आपके सामने लेकर के आया हूं। तो जब आप इन केसेस को पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि कन्वेंशंस इन्फ्लुएंस्ड द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इन दीज केसेस। आपने यहां पर देखा, तो क्या आप ये कहेंगे कि जो कन्वेंशंस हैं उन्होंने कोर्ट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया? इसका मतलब ये हुआ
कि द जुडिशरी हैज रिकॉग्नाइज्ड देयर एग्जिस्टेंस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात तो बिल्कुल साबित हो ही जाती है, लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि कोर्ट क्या आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग देम, क्योंकि रिकॉग्निशन इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो उस इन्फ्लुएंस को कोर्ट एडॉप्ट कर रहा है, ऐसी कंडीशन में साइलेंटली और टेसिटली और इनडायरेक्टली कोर्ट ये मानता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ही नहीं है, लॉ ही नहीं है, बल्कि नॉन लीगल नॉर्म्स भी एग्जिस्ट करती हैं, जिनको कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस कहते हैं। तो आपने देखा कि पॉलिटिकल ओपिनियन से इन्फोर्स तो होती हैं, पब्लिक ओपिनियन से ये इन्फोर्स होती ही होती हैं, लेकिन कोर्ट्स जब इनको रिकॉग्नाइज करता है और इट एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ द कन्वेंशंस, तब भी इन्फोर्समेंट आता है, और वो जो इन्फोर्समेंट आएगा वो कोर्ट का इन्फोर्समेंट आएगा। तो एकदम हम यहां पर आकर के एक साफ तौर पर ये नहीं कह सकते कि कोर्ट इनको बिल्कुल ही रिकॉग्नाइज नहीं करता, बिल्कुल ही इनको इन्फोर्सेबिलिटी सेक्शन में लाता नहीं है, कंसीडर नहीं करता, ऐसा हम नहीं कह सकते। ना वेरी क्विकली जो मैंने पहले बातें की हैं उनको जल्दी से मैं समराइज करता हूं। आप देख सकते हैं कि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस कहां हैं, क्या है, कैसे हैं, उनका क्या रिकॉग्निशन है, क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, आप सीधी बात कह सकते हैं कि नॉन लीगल नॉर्म्स विच आर हैविंग द प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस कहते हैं। और दूसरी बात है कि उनका वर्थ कैसे होती है, दे अराइज इन दी कोर्स ऑफ टाइम। एक लंबे समय में अगर किसी पर्टिकुलर बिहेवियर, पर्टिकुलर कंडक्ट को एक्सेप्ट किया जाता है, किसी नॉन लीगल रूल को एक्सेप्ट करते रहते हैं, तो उस कंडीशन में वो कन्वेंशन का रूप ले लेती है, और उनमें जो इन्फोर्सेबिलिटी है, उनमें जो फोर्स है, उनमें जो ताकत है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, वो उसमें आ जाती है। और यहां पर इन द कोर्स ऑफ द टाइम का एग्जाम्पल कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर फॉर अपॉइंटिंग द गवर्नर इन हिज स्टेट, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। The sanction behind convention is merely political और public opinion, मैंने आपको इसको पूरी तरह से डिस्कस कर दिया है। यहां पर मैं समराइजिंग मेन पॉइंट्स के तहत ये बात जरूर कहूंगा, यस, mostly political and public opinions, but by getting influence, the court also recognizing them, कोर्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज देम, कोर्ट भी एक्नॉलेज करता है उनका, और इस तरह से जुडिशियल इन्फोर्सेबिलिटी भी कही जा सकती है। However, it is studied in various cases where in the constitutional conventions have influenced the decisions of the court. I have discussed. Please try to understand conventions play very important role in controlling the unfettered power lying in constitutional relationship. ट्राई यहां पर आपको ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या अगर ये सवाल आता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल करके बाहर कर सकते हैं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जहां पर लीगल रूल्स की जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में, वहीं नॉन लीगल रूल्स की भी जरूरत है, और वो नॉन लीगल रूल्स एक कन्वेंशंस का काम करते हैं। और दूसरी बात है कि टाइम के साथ साथ चलने के लिए जहां अमेंडमेंट के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, रूल्स को आगे लाने के प्रोविजंस दिए गए हैं, वहीं पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली और टैसिटली ये बात भी साबित हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को की जन्म होने के भी पूरे प्रोविजंस दिए गए हैं। विद दिस आई एम गिविंग यू दी